नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ। 2024 का लोकसभा चुनाव अत्यंत ही निकट है और इस समय एक तरफ जहाँ भारतीय जनता पार्टी अब यह दावा कर रही है कि इस बार 400 के पार, और दूसरी ओर जो अपोजिशन ब्लॉक है वो बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें लगता है कि एक तो हमारे यहाँ की राजनीति में मर्यादाएं बहुत ही तितर बितर होती चली जा रही हैं, और जो राजनीतिक सूचिता की बात थी पहले, वो करीब करीब अजीब मोड़ पर चला गया है, जहाँ अब ये लगता है कि राजनीति में अब जो नेता हैं वो ये चाहते हैं कि कितनी जल्दी वो राजनीति में एमएलए हो जाएं, एमएलसी हो जाएं, और उसके बाद वो एमपी हो जाएं, मिनिस्टर हो जाएं, मंत्री नहीं हो पाए तो निगमों में चले जाएं, बोर्ड्स में चले जाएं, अन्य महत्वपूर्ण पदों पर चले जाएं। लोगों में जो राजनीति में है उसमें बहुसंख्यक जमात अब ऐसी आती जा रही है जिनमें जनता के प्रति सेवा भावना की बात तो दूर, वे सिर्फ क्षणिक लाभ के लिए इधर से उधर हो रहे हैं। और जो बड़े बड़े नेता हैं जो वर्षों तक एक दल में रहे, वे लोग इतनी जल्दी कोई न कोई कारण बतलाकर क्षमा बदल रहे हैं कि भारत की जनता यह सोच रही है कि आखिर भारत की राजनीति में ये हो क्या रहा है। ऑपोजिशन ब्लॉक जिसका नामकरण INDIA हुआ, उसके जो प्रारंभिक किरदार थे, रचनाकार थे श्री नीतीश कुमार जी, अचानक एक स्पष्ट कोई कारण बतलाए हुए देखते देखते फिर एनडीए के हो लिए। जिन्होंने स्थापना की वो खुद पलट गए। उनके प्रति देश की जनता में गजब का उत्साह था। जीत हार तो राजनीति में होती रहती है, सत्ता आती और जाती रहती है, लेकिन उन्होंने जितने अच्छे अच्छे काम किए हैं बिहार में, जो अन्य राज्यों के लिए भी देखने लायक चीज़ है। बहुत सी योजनाओं को बहुत से राज्यों ने अपनाया भी है। जो कास्ट सर्वे हुआ, आरक्षण का दायरा बढ़ा, लाखों लाख नौकरियां दी गई, सब कुछ छूट गया और अचानक वे एनडीए में चले गए। भारत सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बाद कुछ और लोगों को भारत रत्न दिया। उसमें एक नाम आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी का है। जैसे ही उन्हें भारत रत्न मिला, श्री जयंत चौधरी जी का स्वर बदल गया, उनका दिल भर आया और उन्हें एक मौका मिल गया और वे तुरंत एनडीए के हो गए। उन्होंने नहीं देखा कि कल तक वे जिस किसान की बात कर रहे थे, बिना उनकी मनोभावना जाने फौरी तौर पर एनडीए में चले गए। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि उनके पास सिर्फ 8 एमएलए थे और समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों के बल पर उन्हें राज्यसभा में भेजा था। अब आता हूँ श्री अशोक चौहान, जिनका राजनीतिक कैरियर बहुत लंबा है। ये कांग्रेस से इनके पिताजी भी जुड़े रहे और बड़े नेता हुए। वे केंद्र में भी मंत्री रहे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हुए। और महाराष्ट्र में श्री अशोक चौहान साहब के पिता और ये खुद मतलब पिता पुत्र दोनों मुख्यमंत्री रहे। कांग्रेस पार्टी ने अशोक चौहान साहब को भी मुख्यमंत्री बनाया। जब आदर्श हाउसिंग मामला आया, तब जाकर कांग्रेस पार्टी ने इनसे कहा कि वे त्यागपत्र दे दें। वे एमपी रहे, एमएलए रहे, और जब एनडीए सरकार बनी तो उसमें मिनिस्टर भी रहे।
श्री उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में। अचानक इनका दिल बदल गया और ये बीजेपी में गए। और बीजेपी ने भी कमाल किया कि कभी जिन पर आदर्श हाउसिंग घोटाला का आरोप था उन्हें राज्यसभा का टिकट दे दिया गया, वो राज्यसभा चले भी जाएंगे। झारखंड में जहां श्री हेमंत सोरेन जी के जेल चले जाने के बाद श्री चंपई सोरेन जैसे लड़ाकू कार्यकर्ता, जिन्हें टाइगर के नाम से जाना जाता है कोल्हान क्षेत्र में, वे मुख्यमंत्री हुए। और जब उन्होंने कैबिनेट का विस्तार किया तो कमाल की बात है कि कांग्रेस पार्टी के 16 में से 12 विधायकों ने बगावत कर दी कि जिन 4 व्यक्तियों को मंत्री पद दिया गया उन्हें हटाया जाए। वर्ष 1980 से लेकर अब तक कद्दावर राजनीति करने वाले श्री कमलनाथ, जो कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे, जिन्हें कभी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपना तीसरा पुत्र कहा था, और कमलनाथ जी लगातार सांसद रहे, 1.5 साल के लिए मुख्यमंत्री भी हुए। 2003 से लेकर अभी तक मध्य प्रदेश की कमान भी उनके हाथ में थी। उनके बेटा अभी सांसद हैं छिंदवाड़ा से। क्या कमाल है कि जिन पर पूरे राज्य में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जिताने का दायित्व था, अब उनके विषय में जब अफवाहें आ रही हैं तो लगता है कि आखिर हमारी राजनीति कहाँ जा रही। श्री कमलनाथ जी को और क्या चाहिए। लेकिन जो अफवाहें आ रही हैं, यदि ये सच होता है तो निश्चित तौर पर यह आश्चर्यजनक घटना होगी कि श्री कमलनाथ जी अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उत्तर प्रदेश में श्रीमती पल्लवी पटेल जी एमएलए भी बनी समाजवादी पार्टी के सहयोग से। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी एमएलसी बने समाजवादी पार्टी की ओर से। लेकिन अभी पता नहीं किन कारणों से वे भी असंतोष की मुद्रा में हैं और अलग होने की स्थिति में। मैं नहीं जानता कि इनके क्या कारण हैं, लेकिन लोगों को अजीब तो लग रहा है। समाजवादी पार्टी के 10-12 विधायक, जबकि वहाँ राज्यसभा का चुनाव होना है, उनके विषय में आ रहा है कि वे पार्टी से बगावत कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी से जिस तरह से नेताओं का पलायन हो रहा है, चूँकि जो स्थापित नेता हैं उन्हें लगता है कि वो सत्ता के बिना रह नहीं सकते, और कांग्रेस पार्टी अभी सत्ता से दूर है 10 वर्षों से केंद्र में। 2010 से लेबर पार्टी सत्ता से बाहर है ब्रिटेन में, लेकिन उनके नेताओं में भगदड़ नहीं है। यूरोप में जहाँ भी लोकतंत्र है वहाँ पर छोटी छोटी पार्टियाँ हैं, कई पार्टियाँ हैं, और चुनाव होते हैं, सरकार बदल जाती है, गठबंधन की सरकार बनती है, लेकिन वहाँ इस तरह से पार्टी छोड़कर भागने की स्थिति नहीं के बराबर होती है। उनमें ये नैतिकता होती है कि पार्टी जीते या हारे, सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, वो पार्टी के सिद्धांतों के साथ खड़े होते हैं। लेकिन भारत में तो अब लगता है कि बिना पावर के अब रहने में लोगों को राजनीति करने में दिक्कत हो रही है। अब मैं आता हूँ कि कुछ अभी जो राज्यसभा में टिकट दिए गए सोशल जस्टिस पार्टियों की, जनता दल यूनाइटेड है, उनका जो कोर वोट बैंक है उससे इतर जाकर उन्होंने टिकट दिया। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, राष्ट्रीय जनता दल बिहार में, उनके द्वारा यदि कम से कम एक टिकट दिया गया होता अल्पसंख्यक वर्ग को तो शायद इसका एक काफ़ी पॉजिटिव संदेश जाता। लेकिन अब मैं तो यही कहूँगा कि आजकल कुछ वर्षों में जो देखा जा रहा है, पहले भी होते थे दल बदल, लेकिन हाल की तरह के समय में जो थोक के भाव इधर उधर होने की घटनाएं घटी, कभी उत्तराखंड में, कभी गोवा में, कभी अरुणाचल प्रदेश में, कभी मणिपुर में, कभी कर्नाटक में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी महाराष्ट्र में, तो लगता है कि भारतवर्ष का संसदीय लोकतंत्र किस ओर जा रहा है।
यदि इस तरह से राजनीति होगी तो इसमें तो जनता में यह भी चर्चा हो रही है ना कि इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी इतनी ज़्यादा मजबूत हो गई है कि कांग्रेस सहित अन्य जो विपक्षी दल हैं उनके नेता बहुत घबराहट में। और इधर जो ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाइयाँ हो रही है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता कार्रवाइयाँ कितनी उसमें न्यूट्रलिटी है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये स्पष्ट है कि 95% केसेस सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं पर है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है इस तरह से विपक्षी दलों से पलायन का। मैं समझता हूँ कि देश के संसदीय लोकतंत्र के हित में आवश्यक है कि विपक्ष भी काफ़ी मजबूत हो, चाहे केंद्र की सत्ता का सवाल हो या राज्यों की सत्ता का सवाल हो, अन्यथा संसदीय लोकतंत्र कमज़ोर हो जाएगा और यह हमारे देश के समाजवादी चरित्र के लिए, धर्मनिरपेक्ष चरित्र के लिए अच्छी बात नहीं होगी। विपक्ष मजबूत रहने से जनता के हित देखे जाएंगे और जनता के हितों के अनुसार लोग इशू को उठाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय